बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा बिना विकास नहीं। कहावत है, लेकिन ये सच भी है। देश कोई भी हो, वहां के हर नागरिक को एक शिक्षक की जरूरत होती है। शिक्षक ही नींव मजबूत करता है और उसी नींव के जरिए वह अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। आज हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इन्हीं गुरुजनों का दिवस है। जी हाँ, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जो कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। न्यूज अफेयर 24 के स्टूडियो में आज हमारे साथ में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने गरीब तबके के सैकड़ों छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क शिक्षा देकर आज कई बड़े बड़े पदों पर आसीन किया है। हमारे साथ में है संजय लुणावत सर, जो राजकीय सेवा में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। नमस्कार सर, शिक्षक दिवस की आपको बधाई और न्यूज अफेयर 24 में आपका स्वागत है। जय हिंद, आपका धन्यवाद। प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग सेंटर काफी है, बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, लेकिन आपने निःशुल्क शिक्षा का सफर कैसे शुरू किया, किस तरह से आपने यहाँ तक पहुंचे? मेरे पिताजी स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी लुणावत, जब उनका स्वर्गवास हुआ था तब उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी नेत्र का कॉर्नियादान कराया गया था और उनको राज्य स्तर पर मरणोपरांत इसके लिए सम्मानित भी किया था। यह लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। उसमें बहुत बड़ी बात हुआ करती थी नेत्र का कॉर्निया डोनेशन। तो समाज सेवा के संस्कार उनके द्वारा ही वो जज्बा हमको मिला था। फिर बिहार में पटना में सुपर 30 जो चलाते आनंद कुमार, उनके बारे में पढ़ा तो भी इंस्पिरेशन मिली। और मैं पहले निजी कोचिंग्स में पढ़ाता था, वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों की स्थितियाँ काफ़ी पैसों के कारण वो बच्चे नहीं कर पाते थे कोचिंग्स, बीच में ही छोड़ देनी पड़ती थी अगर इंस्टॉलमेंट बाकी होती थी तो। फिर मैंने खुद भी पढ़ाना शुरू करा तो फीस के रूप में एक बच्चा चिल्लर लेके आया। तो मैंने पूछा, यार ये क्या तरीका है फीस जमा कराने का? तो उसने कहा कि मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती, बर्तन वगैरह मांजती है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। फिर थोड़ा सा वो हृदय परिवर्तन हुआ। मीनवाइल मेरा सेकेंडरी HM की जो सीधी भर्ती परीक्षा थी उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो फिर लगा कि अब एक सम्मानजनक पद पर है, अब हमें जो इस समाज से मिला है वह हमें लौटा सकते हैं। बेसिकली मेरी पढ़ाई में कुशलगढ़ के जोशी परिवार जो इंदौर में बसे हैं, आदरणीय महेश जी जोशी और कमला शंकर जी जोशी दास साहब, उन्होंने भी मुझे हायर एजुकेशन में उनके घर पर ही रहा, उन्होंने ही पढ़ाई करवाई। तो जो मुझे मिला वो मैं लौटा रहा हूँ, कोई खास बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपने इसकी शुरुआत कब की? शुरुआत कितने समय हो गया? कितने बच्चों को आपने प्रतियोगी परीक्षा में और किन किन पदों तक बच्चे आपके पहुंचे हैं? 1 जनवरी 2015 से माय मिशन निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की हमने। अब तक 6000 से भी अधिक बच्चे इस कोचिंग में मार्गदर्शन ले चुके हैं और 2000 से भी अधिक बच्चे किसी न किसी एग्ज़ाम में चयनित हो चुके हैं। वो एग्ज़ाम भर्ती से रिलेटेड भी है, सरकारी सेवाओं में भर्ती और हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए भी है। माय मिशन से जो बच्चे RS सबऑर्डिनेट जॉब में भी सिलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर्स हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं और बाकी राजस्थान लेवल की सारी जो क्लरिकल समझो आप, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, बैंकिंग अधिकारी एग्जाम में जा चुके हैं। अच्छा, एक ये बात है कि आप सरकारी सेवा में हैं, स्कूल का कई कार्यभार आपको देखना पड़ता हो, लेकिन इस बीच कोचिंग क्लास किस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से सहयोग आपको मिलता है वहाँ से? देखिए, इस कोचिंग को चलाने में मेरे भाई शुभम जैन हैं, उनका एक अहम योगदान है। 1 और 1 11 की तरह मेरी व्यस्तता में वही अधिकतर संभालते हैं। और मेरी पत्नी है डॉक्टर नेहा सोनी, वो भी हायर एजुकेटेड है, उनका भी पूरा सपोर्ट रहता है। और जब भी मनोबल कहीं कमज़ोर पड़ता है तो मेरी माता श्रीमती मनोरमा देवी लुणावत, उनकी प्रेरणा साथ में रहती। आर्थिक दिक्कतें भी आती है तो मेरे भाई है राजेश जी लुणावत, वो कहते हैं चिंता मत कर, चला मैं बैठा हूँ, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये काम बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी कोचिंग क्लास में ऐसे कोई बच्चे आए हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं जो काफ़ी गरीब, वैसे तो आपके यहाँ पर मैंने सुना है काफ़ी गरीब बच्चे ही आते हैं, लेकिन ऐसे कोई बच्चे जो वाकई में काफ़ी टैलेंटेड थे लेकिन कई सालों से उनको मौका नहीं मिल पा रहा था आगे बढ़ने का और आज वह अच्छे मुकाम पर है, ऐसा कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक बहुत प्यारा शिष्य सुखराम बसुनिया, अभी वो शिक्षक के रूप में मिशन से ही पढ़कर चयनित हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर जैसी जगह में माय मिशन में पढ़ करके उसने IAS प्री भी निकाल ली है। बहुत जल्दी एक RS ऑफिसर के रूप में हमारे बीच होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत छोटे से गांव से हैं। बांसवाड़ा जिले का जो कुशलगढ़
रिमोट डिस्टेंट ट्राइबल उपखंड है, उसमें भंवरकोट नाम के छोटे से गांव से है। और उसका शिक्षक के पद पर जाना, उसके बाद उसने उसी थीम को मदद लो मदद दो उस पर आगे बढ़ते हुए उसने खुद भी भील समग्र विकास परिषद के तत्वावधान में 500 से भी अधिक बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि एक हेमेंद्र सालवी, किसी समय वो कुल्फी का ठेला चलाता था, अब ऐसा बच्चा आज वो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में एक पंचायत के विकास की गाथा लिख रहा है। कोमल नाथ अपने उदयपुर में, ये भी खरपिना में ग्राम विकास अधिकारी है। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, लेकिन आज चयन के बाद एक अच्छा मुकाम उन्हें मिला है। तो ऐसी लॉट ऑफ स्टोरीज है बच्चों के दास्तान की, संघर्ष की दास्तान है, और जो उनके चयन की खुशी है, और ये हमको हौसला भी देती है। सुरना वसुनिया है, भैंसें चराती थी, आज वो भी ग्राम विकास अधिकारी में है। हर्षित आज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। तो ऐसे मतलब अगर हम लिस्ट लेकर के बैठे हैं तो नाम वाकई बहुत लंबी सीरीज। वाकई सुखराम का आपने नाम दिया और उन्होंने कोचिंग क्लास, मतलब सुखराम जो इनका शिक्षक है सर, वो कितने बच्चों को मतलब आपसे इंस्पायर हुआ, सरकारी सेवा में भी और निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं? हाँ, वो सरकारी सेवा में भी चयनित हुआ, अभी वो विज्ञान गणित का शिक्षक भी है, और उसने 500 से भी अधिक बच्चों को कोचिंग दी है। फिलहाल वो आरएस की तैयारी कर रहा है, और बहुत जल्दी मतलब शायद इस 2024 की जो वैकेंसी निकली है, इसमें हमारे सामने एक ऑफिसर के रूप में आएगा। ये तो हुई सर आपके सफर की बात। इसमें और भी पूछना चाहेंगे कि आप जैसे खर्चा एक्सपेंसेस काफी होता है, तो उन एक्सपेंसेस को कैसे, क्योंकि एक क्लासरूम लेना पड़ता है, बच्चों कोचिंग सेंटर पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी सब पर, उन एक्सपेंसेस को कैसे आप पूरा करते हैं? क्योंकि फीस तो आप लेते नहीं है। हाँ जी, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे एक तो मैं, शुभम, डॉक्टर नेहा सोनी, हम तो पढ़ाते ही हैं, जयेश जी सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, ये भी मनन जी सर हैं, ये भी सरकारी सेवा में रहने के बावजूद निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और कई दूसरे हमारे शिक्षक साथी भी इसमें योगदान देते हैं। और जो छोटा मोटा खर्चा आता है वो कई बार अधिकतर एक मंथली लेवल पर स्टूडेंट शेयर करके उसको वहन कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की है, तो उससे मिला करके कुल मिला के खर्चा पूरा लगभग मेंटेन हो जाता है। अपनी सैलरी से भी मैं वहन करता हूँ, जैसे अभी इसी महीने का कल जो हिसाब आया तो पता लगता है कि हाँ, एक क्वांटिटी ऐसी जो मुझे देनी पड़ती है। लेकिन मेरी पत्नी है, वो भी मेरा हौसला बढ़ाती है, वो भी एक नेवी के रिटायर्ड कमांडर बादल जी सोनी की बहन है, तो सेना के संस्कार है, तो उसकी भी आवश्यकताएं सीमित है, तो इस वजह से फिर मैनेज हो जाता है। और यहाँ ये बात जरूर है कि बच्चे वेलफेयर ग्रुप में जो सहयोग देते हैं, तो एक समय महीने के 25-30 हज़ार रुपये में अपनी जेब से वहन करके उस कोचिंग को चला पा रहा था। उस वेलफेयर की वजह से अब मुझे काफ़ी राहत मिली है, और काफ़ी हद तक वो मिट आउट हो गया है। हम किसी भी सरकारी संस्था से या किसी निजी व्यक्ति से आज तक हम किसी भी तरह का कोई सहयोग हम नहीं लेते हैं। अच्छा, एक ये भी मैंने सुना है, बच्चे तो हैं प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास आते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन मैंने सुना है ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को आपने शुरू से लेके अभी कॉलेज शिक्षा तक आपका ही हाथ रहा उनके पीछे। क्या कहानी क्या रही फूल सिंह जी मीणा की? हमारे माननीय विधायक है उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा, उन्होंने कहीं से मेरे बारे में सुना होगा, तो मेरे पास से उनके शिक्षा का सफ़र हुआ है कक्षा 10 से। तो कक्षा 10वीं की तैयारी के लिए आए थे, 10वीं पास हो गए, 12वीं की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पूरी की, अभी MA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा एक जज्बा है कि PhD करना है, डॉक्टर फूल सिंह मीणा के रूप में वह जाने जाना चाहते हैं। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ये उनका बड़प्पन है जो पूरा श्रेय देते हैं। बाकी वो मैंने उनके साथ रह के देखा है, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और उनका खुद की जो मेहनत है उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और बाकी मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको ऑडियो बना करके दूँ, उनको नोट्स लिख करके दे दूँ, तो अपने जो भी फील्ड में आम जनता की समस्याओं को हल करते समय, आते जाते समय, जब भी उनको समय रहता है, वो उन नोट्स को पढ़ भी लेते हैं और ऑडियो भी सुन लेते हैं। और मैं सभी युवाओं को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को और स्कूल स्टूडेंट्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि एक 65 वर्ष के जनप्रतिनिधि जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ना, वो इतने व्यस्त रह करके अपने शिक्षा की बागडोर को इतना आगे बढ़ा सकते हैं।
तो आप लोग क्या नहीं कर सकते? आपका तो मुख्य काम ही पढ़ाई करना है, तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल सही है। और फूल सिंह जी मीणा पूरे देश के जो राजनेता है, कहा जाता है ना, राजनेता पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन वो देश को चलाते हैं। लेकिन ऐसे राजनेता जिन्होंने उदाहरण पेश किया है, अब विधायकी में आए उसके बाद से इन्होंने 10वीं कक्षा के बाद शुरुआत की, जिन्होंने संजय सर ने उनकी मदद की, बताया इन्होंने किस तरह से उन्होंने आगे पढ़ाई की। मतलब सर ये भी जानना चाहूंगा कि उनका बिजी शेड्यूल रहता है, आपका बिजी शेड्यूल रहता है, इस बीच में आप उनके साथ में कार में बैठकर भी जाते होंगे, कभी ऐसा भी हुआ कि उनको घर भी पढ़ाया या फिर वो आपके घर पर भी आए, किस तरह से मैनेज होता था? देखिए, वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अब उनका पढ़ने का जो जज्बा था उनके मन में था, उनकी बेटियों ने उन्हें इंस्पायर्ड किया कि पापा आप एज ए लीडर जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतने ही ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को अफसरशाही से हल करा पाएंगे। तो वो जज्बा था उनमें। तो जो जब हम नहीं मिल पाते थे तब तो वो नोट्स से उनसे पढ़ लेते, या फिर जो मैं ऑडियो उनको भेजता उनको सुन लेते, और बीच में जो कभी गैप रहता तो इसकी ये भरपाई हो जाती। और जब जब भी हम दोनों का समय कॉमन होता तब हम साथ में बैठ जाते और पढ़ लेते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो रात को 3-3 बजे तक भी जग जग करके पढ़े हैं, विधानसभा से छुट्टी ली है, उदयपुर में कोई बहुत बड़े उनकी पार्टी के या सरकार के कार्यक्रम रहे हैं तो पढ़ाई के जज्बे के चलते वहां से भी उन्होंने छुट्टी ली है, और सबने उनके साथ सहयोग भी किया है। बिल्कुल, ये हुई सर आपके कोचिंग सफर की शुरुआत की बात। हम चलते हैं अब पूरे नेशनल जो छात्रों से जुड़े, शिक्षा से जुड़े सवालों पर। अभी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य में पेपर लीक का मुद्दा काफी है। राजनीति पे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, और आपराधिक जो प्रवृत्तियां है या जो कार्रवाई हो रही है उस पर। लेकिन इस बीच बच्चे क्या करें, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के समय उनके मन में एक ही चीज रहती है, पेपर लीक ना हो जाए। पेपर दे के आने के बाद में एक ही चीज रहती है कि पेपर लीक ना हो जाए, तैयारी धरी रह जाती है। क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, अब पेपर लीक या डमी कैंडिडेट मेरे ख्याल से अब अतीत की बातें होकर रह गई है। अभी वर्तमान सरकार भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो नाम थे वह भी पकड़ में आ रहे हैं। तो अब रिपीटेशन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बुलडोजर वाली भी प्रोसेस जो चल रही है अपराधियों के प्रति सख्ती, तो अब ऐसा हो, उनकी कमर टूट चुकी है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों की चीज ध्यान रखनी, तो उनको इन सब चीजों से विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। जो गलत लोग हैं वो देर सवेर पकड़ में आएंगे। आप बिल्कुल अर्जुन की जो दृष्टि कहते हैं ना अपन की, मछली की आंख पर ही उनका निशाना, मतलब उनका पूरी एकाग्रता थी। आप तो इन सब चीजों को छोड़िए और पूरे प्रण प्राण से पढ़ाई करिए, निश्चित एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। अच्छा, एक सवाल, आप प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूलों का आप संभालते भी है, आपका खुद का भी स्कूल संभालते हैं, लेकिन एक चीज ये रहती है कि जो भी शहरी क्षेत्र में पेरेंट्स होते हैं वो निजी स्कूल की तरफ बढ़ावा देते हैं, जबकि देखा जाए तो सरकारी स्कूल में टीचर काफी क्वालिफाइड होते हैं। ऐसा क्यों? क्वालिफाइड शिक्षकों से पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते, या फिर और कोई रीजन है, और क्या होना चाहिए? देखिए, इस बारे में मेरा यह कहना है कि ये मानसिकता वाला इश्यू है, और अब स्थिति में बहुत सुधार आ रहा है। आप देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी जो विद्यालय हैं वहां पर कतार खड़ी हुई, लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का वहां पर एडमिशन हो जाए। और कहीं ना कहीं ये मानसिकता इसलिए भी बनी है कि प्रचार प्रसार वाली बात है। आप देखिए, आज जितने भी आज आईएएस वगैरह ऑफिसर्स, जितने भी बड़े ऑफिसर्स है, बड़ी हस्तियां, चाहे वो जनप्रतिनिधि, सब पुराने समय के गवर्नमेंट स्कूल से ही निकले हुए रहे हैं। सरकारी स्कूल क्या होती है, शीशे का घर होता है। हमारी खामियां तुरंत मीडिया में प्रसारित हो जाती है, लेकिन सरकारी होने के कारण हमारी अच्छाइयां उतनी उजागर नहीं हो पाती। और प्राइवेट सिस्टम में उनके पास अपनी खामियों को साइड में रखने का और अपनी खूबियों को प्रचारित करने का एक बहुत बड़ा उनके पास पावर होती है। सरकारी क्षेत्र भी अब आगे बढ़ता जा रहा है, और आप देख सकते हैं सरकार के नवाचार, विभाग के नवाचार से लोगों का रुझान फिर से सरकारी शिक्षा की ओर बढ़ा है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सरकारी स्कूल्स में शिक्षक सरकारी होते हैं और शिक्षा असरकारी होती है। असरकारी नहीं, असरकारी होती है। लेकिन मानसिकता, अब आप जो लोग गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन की जो लोग निगेटिव धारणा रखते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, उनमें से कितनों के बच्चे एक दिन भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? सब सुनी सुनाई बातें हैं। और इस देश की बागडोर आज भी थाम रखी है तो सरकारी शिक्षकों ने थाम रखी, चाहे वो कोविड-19 का दौर हो
आज का दौर हो। प्राइवेट में बच्चा इतना सीखा है लेकिन यहाँ से सीखा है, गवर्नमेंट में बच्चा भले इतना सीखा है लेकिन इतना सारा सीखा है। तो आप एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल देखिए, निश्चित तौर पर सरकारी सेवाएं आपको बेहतर ही नजर आएगी। हाँ, कुछ खामियां हो सकती है, समय के साथ साथ तीव्र गति से उसमें सुधार भी हो रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो उसको ज्यादा पढ़ाने की ललक बैक बेंचर को रहती है या फ्रंट बेंचर को रहती है? देखिए, एक माँ है ना, उसकी कितने भी बच्चे हो, सबके प्रति उसका प्रेम स्नेह समान रहता है। तो ऐसे कैसे कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मेरे हिसाब से तो कोई भेद नहीं करता। उसको सभी देखिए, जो टैलेंट बच्चा है उसके साथ अगर उसको मेहनत कम लग रही है, लेकिन जो बच्चा अगर कहीं बैक बेंचर से उसको आगे लाने का जो एक सुकून होता है, आपने एक टैलेंट बच्चे को आगे बढ़ा दिया तो वो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसके बारे में कहते हैं कि यार ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, उसको चुनौती के रूप में टीचर शिक्षक स्वीकार करता है और उसको आगे बढ़ाता है, वो खुशी अप्रतिम होती है। आपकी इन बातों से एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर प्रदेश की शिक्षा की बागडोर आपके हाथ में दे दे तो आप सबसे पहले क्या सुधार करना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे स्तर ऊंचा करने के लिए, किस तरह से? देखिए, एक तो संस्कार में ही शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो कहीं भी करप्शन वाले मामले आते हैं तो कोई मजदूर, किसान या अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर रहा होता है। कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंट ऑफिसर्स की ओर से ही इस तरह की बात आती है। तो संस्कार के बिना शिक्षा व्यर्थ है। तो उसमें नैतिक शिक्षा आज के जमाने में, अभी उदयपुर में भी हमने जो देवराज हत्याकांड का जो एक हमने दंश भुगता है, जो एक कलंक लगा है उदयपुर शहर पर भी और हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी, तो उसके लिए नैतिक शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी हमारी बीएड और बीएसटीसी की जो टीचिंग सिस्टम है। होता क्या है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, बच्चा फीस देता है स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग के और अलग से पैसा देता है वहाँ नहीं पढ़ने के भी पैसे दे रहा है, नहीं पढ़ने के भी। स्कूल में हमारे पास इंटर्न आते हैं तो पहले ही इस मानसिकता से आते हैं कि सर हम तो रिलीव और ज्वाइन के लिए आएंगे, यहाँ पर हम ट्रेनिंग नहीं करना चाहेंगे, मतलब यहाँ रहना नहीं चाहेंगे, हम इसकी बजाय कोई प्राइवेट नौकरी करेंगे या किसी परीक्षा की तैयारी। तो सरकार की एक बहुत अच्छी मंशा है कि उन लोगों की प्रॉपर शिक्षक बनकर के शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करें ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। लेकिन कहीं न कहीं वो सिस्टम की इस छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सख्ती होनी चाहिए। ट्रांसफर्स वाली पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो परफॉर्मेंस होगी, ट्रांसफर्स और प्रमोशंस संबंधित शिक्षक ने अपने पिछले कार्यकाल में नियुक्त होने के बाद उसने क्या परफॉर्मेंस दी, उसकी ग्रेडिंग या उसके मार्क्स बना करके ही दी जानी चाहिए। और हर 10 साल में समीक्षा हो कि वास्तव में शिक्षक का अचीवमेंट क्या है, क्या वह इस देश के भविष्य का निर्माण करने के जो महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, क्या उसके पास जो बच्चे रहे उनके लर्निंग लेवल में कोई सुधार हुआ है। इस तरह की बेसिक जो नींव मजबूत करनी होगी, मैं उस पर ध्यान ज्यादा दूंगा। अच्छा, एक सर ये भी है, आदिवासी अंचल क्षेत्र है अपना, कई दूर सुदूर गांव में स्कूल है संचालित, शिक्षक भी कम है, शिक्षक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, किस तरह से उनका डेवलप किया जा सकता है? देखो, जो नई शिक्षा नीति जो आई है वो इस बारे में काफी गहराई से विचार करती है। बच्चों को स्पोर्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे अभी मनरेगा में जो शिक्षण वाली होती है, भाई बच्चे, माता अगर माँ है, उनके छोटे बच्चे हैं तो वहीं पर आंगनवाड़ी वाली शिक्षा दी जाए। आजकल एक जो होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बो शिक्षण दिया जाए ताकि बच्चा अपनी सुविधा से, अगर वो कहीं जॉब भी कर रहा है, क्योंकि हमारे इधर बाल मजदूरी जैसा भी कहीं न कहीं अनऑफिशियली स्थितियां पाई जाती है। माता पिता के सामने बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम बच्चे से या बच्चे के माध्यम से आजीविका कमाएं या बच्चे को स्कूल भेज करके उस पैसे का मोह छोड़ें। तो ऐसी स्थिति में वाकई में थ्योरेटिकली स्थितियाँ अलग है, प्रैक्टिकली कई जगह चैलेंजेस हैं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये समस्या जज्बे से हल होगी। स्पोर्ट टीचिंग की कहाँ पर बच्चे मिल सकते हैं, तो जगह के लिए भी लचीलापन होना चाहिए, टाइमिंग का भी लचीलापन होना चाहिए। यानी अगर बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है तो जाहिर है कि वो सवेरे जल्दी होगी या शाम को होगी। बच्चे अगर कोई किशोरावस्था में या कॉलेज एजुकेशन में जब उनको पढ़ना चाहिए और वो नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस, अगर वहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें या शिक्षकों को छूट दे दें कि आप थोड़ा सवेरे जा करके उनको पढ़ा दीजिए, पत्राचार पाठ्यक्रम हो सकता है, इस तरह का हम कोई न कोई एक सिस्टम बिठा सकते हैं।
आज शिक्षक दिवस है, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? देखिए, जैसे मैं शिक्षकों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे हमने किया है अर्पण। देश से कुछ हासिल करने की हमारा भावना नहीं होनी चाहिए, जिसकी माटी में हम पले बड़े हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अपनी शिकायतों को एक तरफ रखना चाहिए। सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। और यकीन मानिए, सरकार बहुत बेहतरीन हमको सैलरी देती है, बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है, प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं आज के दौर में अभिभावकों की ओर से और बच्चों की ओर से शिक्षकों का सम्मान भी पहले की तुलना में बड़ा है। आज विकास जी दिव्य कीर्ति समझ लीजिए, ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जो शिक्षा जगत की है और जो आज नेशनल आइकन या नेशनल हमारे हीरोज बन के उभरे हैं। कलाम साहब के समय से, या हम जिनकी याद में आज बैठे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन के मौके पर, तो ये शिक्षा जगत के एक अनूठे हमारे डायमंड्स हैं। तो जाहिर है कि अब शिक्षकों को इन लोगों का आदर्श बनाना चाहिए। हमें सैलरी कितनी मिल रही है, हमारे वर्कलोड कितना है, अदर वर्क कितने हैं, तो शिक्षक कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं होता है, वह उसका हर सांस देश के लिए होती है। जिस दिन वो फीलिंग आ गई तो शिक्षकों का सारा जज्बा खत्म। और माता पिता के बाद विद्यार्थी पर सबसे बड़ा असर पड़ता है तो शिक्षक का। तो आपको अपने आचरण में एक नैतिक मानदंडों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ, जैसा आपने कहा कि कार्य जो है एक तरह से शिक्षक का दिहाड़ी मजदूर नहीं है, तो कार्य को लेकर भी काफी शिकायतें रहती है। हमको जनगणना में दे दिया, हमें पोषाहार में लगा दिया, तो इन कार्यों की शिकायत करती है और फिर बोलते हैं शिक्षक शिक्षा से दूर जा रहे हैं, बच्चों से दूर जा रहे हैं। तो किस हद तक सही है या गलत? देखिए, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि गैर शैक्षणिक कार्यों का तो दायित्व है ही सही, लेकिन ये सब कार्य भी राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे शिक्षकों को सारा के सारा काम सौंपा गया है। पहले की तुलना में पद भी बड़े हैं और पहले की तुलना में अब देखिए काफी स्कूल्स खुल गए, तो बच्चों का जो संख्या का लोड है वह भी कम हुआ है। पर्टिकुलर किसी जगह चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम उसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। और जितनी सैलरी, जितना सम्मान, सरकार से जितनी हमको फैसिलिटी मिलती है, अगर उनको भी अगर हम कंपेयर करें तो स्थितियां उतनी निराशाजनक नहीं है। देश से जुड़े काम है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है अपना, तो 24 घंटे नींद में भी, उसके सपने में भी ये चलता है कि मैं अपनी कंज्यूमर तक कैसे पहुंचूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करूं, इस तरह की कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दूं। तो एक शिक्षक अगर उस तरह से सोचना शुरू कर दे कि मेरी नौकरी 5 या 6 घंटे में सीमित नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह की शिकायतें नहीं आएगी। लेकिन हाँ, शैक्षणिक कार्यों के अलावा जो गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ है उसको सरकार को कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा स्कूलों में से पद सृजित करने चाहिए, जो पढ़ाई के काम तो शिक्षक करे और बाकी सारे काम का जिम्मा वो संभाल ले। तो ऐसा मध्य मार्ग निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में संजय लुणावत सर, जो सुपर 30, जो आनंद कुमार की ऋतिक रोशन अभिनय में बनी फिल्म सुपर 30, जो आप हम कह सकते हैं उदयपुर 30 के रूप में है, जो निःशुल्क शिक्षा देकर गरीब तबके के बच्चों को एक अहम मुकाम हासिल करने में सहायता दे रहे हैं। आज इनसे हम शिक्षक शिक्षा से जुड़ी कई बातें की, जिनका इन्होंने जवाब भी दिया और अपने सुझाव भी रखे। न्यूज़ अफेयर 24 से विपिन सोलंकी, उदयपुर।